हम बात करते हैं एक ऐसे नगर की जो बहुत सारे विशेषताओं के लिए जाना जाता था, और उसका नाम है मथुरा, कृष्ण नगरी। मथुरा का नाम लेते ही हमारे माइंड में भगवान कृष्ण की छवि आ जाती है। तो महाजनपद काल और उसके बाद में इस शहर का या इस नगर का क्या महत्व था? सबसे पहले तो यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था, यह आपको ध्यान में रखना है। और वो मुख्य मार्ग कौन कौन से थे अभी मैं आपको बताता हूं। स्थित था पहला, उत्तर पश्चिम से पूर्व जाने वाला रास्ता, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जो रास्ता जाता था उस पर, और दूसरा था उत्तर से दक्षिण की ओर। अब कैसे होता है हम इसको समझते हैं। उत्तर से एक हम कच्चा मानचित्र बनाते हैं यहां पर इंडिया का, ये इस तरह से मान लीजिए यहां पे मथुरा है, तो यहां पर इस तरफ से जो रास्ता आएगा जो पूर्व बंगाल की तरफ जाएगा, एक तो ये रास्ता, एक जो उत्तर से आएगा और दक्षिण की तरफ जाएगा। तो ये मुख्य दो व्यापारिक केंद्रों पर, व्यापारिक रास्तों पर, यहां पर अगर ये मथुरा है, कच्चा चित्र है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये समझने के लिए बनाया है। ये उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता जा रहा है और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये मुख्य चुंगी नाका कह सकते हैं हम, यहां पर टैक्स वगैरह आराम से मिल जाता था। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर आधारित था, स्थित था। नगर के चारों तरफ किलेबंदी थी क्योंकि महत्वपूर्ण नगर था। नगर के चारों ओर या चारों तरफ किलेबंदी थी, दीवार खींची हुई थी। यह भी इस नगर की महत्वपूर्ण विशेषता थी, किलेबंदी। यहां पर अनेक मंदिर थे। नगर में अनेक मंदिर थे और मूर्ति कला का केंद्र भी था। याद रखना, मंदिर होंगे तो मूर्तियां होगी, ये मूर्ति कला का केंद्र भी था। और क्या था? और महत्वपूर्ण बातें मथुरा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाण वंश, कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, उस कुषाण वंश की दूसरी राजधानी। पहली कहां थी बेटा? मैंने आपको बताया है, पहली थी पेशावर पाकिस्तान। पहली यहां पे पेशावर है ना, ये पाकिस्तान। पहली यहां पे थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी कुषाणों की। तो ये भी एक राजधानी तभी बनाता है कोई भी राजवंश जब वो शहर, वो नगर एक तो केंद्र में हो, प्लस उसका डेवलपमेंट हो रखा हो या उसको डेवलप किया गया। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा, ये आप ध्यान में रखेंगे। पहली पेशावर थी। मैं यहां लिख देता हूं मथुरा। मथुरा के पेड़े भी बहुत फेमस है, कभी खाया होगा ना? हाँ, किसी को मिले तो भेज देना। चलिए आगे चलते। कृष्ण भक्ति का केंद्र, जैसा मैंने पहले बताया था, भगवान कृष्ण की छवि हमारे माइंड में आ जाती है, तो कृष्ण भक्ति का केंद्र। इसके अलावा यहां पर जैन मंदिर भी है। कृष्ण भक्ति का केंद्र, जैन मंदिर भी यहां पर मिले हैं और बौद्ध विहार भी है। जैन मंदिर तथा बौद्ध विहार, इसका मतलब देखिए बहुत सारे धर्म यहां पर पले बढ़े, एक सहिष्णुता का माहौल था, सभी धर्मों को आदर मिलता था। कितनी प्यारी नगरी रही होगी उस समय, आज भी बहुत अच्छी है। और यहां पर पत्थरों और मूर्तियों पर अभिलेख मिले हैं। यहां पर पत्थरों व मूर्तियों पर अभिलेख मिले हैं, और एक अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ का, जिसके अंदर मंदिर और विहारों को दान दिया जाने का उल्लेख है। मंदिर या मठ को दान या अनुदान दिए जाने का उल्लेख अभिलेखों के अंदर मंदिरों या मठों को
दान दिए जाने का उल्लेख है। याद रखना आप, ऐसा अभिलेख मथुरा से मिला है, अभिलेख मिले हैं जिसमें मंदिर या मठ को दान दिए जाने का उल्लेख है। और दान दिया किसने, देखो वो भी है इसके अंदर, दान दिया किसने आप देखना, इसको मैं एरो से बता रहा हूं, सुनारों, लोहारों, बुनकरों, याद रखना, सुनार, लोहार, बुनकर जो कपड़ा बनाते थे। आप देखेंगे ये सारे काम करने वाले लोग हैं। टोकरी बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, इनका उल्लेख है इस अभिलेख में। जो दान दिया था ना, इनका विवरण इसके अंदर है। इसका मतलब यह कि उस समय जो नगर थे वो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, यहाँ पर व्यापार खूब फला फूला था। और ये लोग जो हैं उसके अंदर काफी हेल्प करते थे, किसी को दान देना है, किसी की हेल्प करनी है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। अगला जो टॉपिक इसी से संबंधित है, एक बार मैं रिवीजन ले लेता हूं इसका। हम पढ़ रहे मथुरा, मथुरा यातायात और व्यापार के दो रस्तों पे था, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। ये देख लो, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता। दूसरे आगे नगर के चारों ओर किलेबंदी थी, नगर में अनेक मंदिर थे और मूर्ति कला का भी केंद्र था, बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा, पहली पेशावर, ये पाकिस्तान के अंदर है। ये कृष्ण भक्ति का केंद्र था, जैन मंदिर भी थे और बौद्ध विहार भी थे। तीन तीन धर्मों को यहाँ पे पनाह मिली थी मथुरा नगर में। पत्थरों और मूर्तियों पर यहाँ अभिलेख मिले हैं। एक अभिलेख में किसी मंदिर या मठ को दान दिए जाने का उल्लेख है और उसके अंदर सोना, लोहा, टोकरी बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, बुनकर, इन सब का विवरण आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम देखेंगे ये जो लोग थे, ये जो काम करते थे ना, इनके काम करने का सिस्टम क्या था। इस समय महाजनपद काल और उसके बाद का जो समय था, वहां पे शिल्प और शिल्पकार कैसे रहते थे, वे कौन लोग थे जो काम करते थे, वो अपना मैनेजमेंट कैसे संभालते थे, इसके बारे में हम पता करेंगे। अब जो टॉपिक है वो है शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प मतलब कोई भी नई चीज बनाना, शिल्पकार बनाने वाला। और यहां पर जो सबसे पहले बात हो रही है वो हो रही है बेटा बर्तनों की। और उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो बर्तन थे NBPW। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप आगे भी जाएंगे तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। अब NBPW है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। N से मतलब है बेटा नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तरी, याद रखना। B से है ब्लैक, ब्लैक मतलब काला या काले। P मीन्स पॉलिश्ड अर्थात चमकदार। और W मीन्स वेयर, वेयर मतलब बर्तन। उत्तरी काले पॉलिश वाले या चमकदार बर्तन, उत्तरी काले चमकदार बर्तन, वे बर्तन जो उत्तर भारत से मिले हैं, जिसका रंग काला है, उत्तर भारत के काले चमकीले पात्र, NBPW। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसके ऊपर चित्रकारी भी की हुई है, पॉलिश थे, ये चमकदार थे, सॉरी, हाँ, NBPW, ये आपको पता रखना है। शिल्प और शिल्पकारों में सबसे पहले उत्तर भारत में मिले हुए बर्तन, उसके बाद में हम आते हैं कपड़ों पे। तो कपड़ों में उस समय कपड़ा उत्पादन के दो मुख्य केंद्र थे। कपड़ा उत्पादन के केंद्र, कपड़ा उत्पादन के केंद्र, एक तो था वाराणसी उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में था मदुरई, वर्तमान तमिलनाडु। वाराणसी उत्तर प्रदेश और ये मदुरई तमिलनाडु, एक उत्तर भारत का और एक दक्षिण भारत का। आपने देखा था 16 महाजनपद थे, उसमें से एक काशी था। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। तो कपड़ा उत्पादन हो गया, बर्तन हो गया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है बेटा श्रेणी। श्रेणी क्या थी, कई बार प्रश्न आता है, श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो शिल्पकार और व्यापारियों के जो संघ थे, जो संगठन थे, उनको श्रेणी कहते थे।
शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ क्या कहलाता था? श्रेणी कहलाता था। सीधा प्रश्न आता है, सीधा जवाब है। शिल्पकार और व्यापारी मिलकर के अपना संगठन बनाते थे जिसको श्रेणी, आज भी होते हैं, कई यूनियन है, ट्रेडर्स के, व्यापारियों के कई यूनियन चलते हैं, उस समय भी यूनियन थे। अब हम बात करते हैं श्रेणी के कार्य क्या थे। यह भी सीधा प्रश्न आता है, श्रेणी के काम क्या थे, श्रेणी क्या क्या काम करती थी। तो श्रेणी के कार्य, श्रेणी के कार्यों में सबसे पहले व्यापारियों को प्रशिक्षण देना, व्यापारियों को ट्रेनिंग देना अर्थात प्रशिक्षण देना कैसे व्यापार करना है, और भी अगर व्यापार से संबंधित कोई भी चीज है तो उनको बताना। दूसरा, व्यापारियों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना, रॉ मटेरियल जो है वो व्यापारियों को श्रेणियां उपलब्ध करवाती थी। उस समय भी देखिए कितना सिस्टमेटिकली काम होता था, कच्चा माल उपलब्ध करवाना। और श्रेणियां क्या क्या काम करती थी? तैयार माल का वितरण करना, तैयार माल का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, आज भी हम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है व्यापारियों के अंदर। तैयार माल को कहां पहुंचाना है, कौन से बाजार में पहुंचाना है, उसका वितरण करना, व्यापार का संचालन करना, मिलकर के व्यापार को चलाना, कोई इफबट हो तो मिलकर के उसको विवादों का समाधान करना, ये सब संचालन में आता था। व्यापार का संचालन करना, और क्या चीज थी इसके अंदर? तैयार माल का वितरण हो गया, कच्चा माल हो गया, व्यापार का संचालन हो गया। अब ये श्रेणियां बैंकों के काम भी करती थी, बैंकों के रूप में। बैंकों के रूप में काम करना, बैंकों के रूप में काम करते हुए लोगों के पैसे जमा रखना, लोगों के पैसे जमा करना या जमा रखना अपने पास में, इनके आपस में इनके पैसे इनके पास जमा रखते थे, और उस पर हो सकता है कुछ ब्याज भी ये लोग देते होंगे। जब लाभ होता था तो मिल बांट करके उन पैसा को आपस में बांट लेते थे। धन का जो निवेश है वो लाभ के लिए करते थे, और उसके बाद में लाभ का जो हिस्सा था वो बांट लेते थे। तो ये 5 चीजें, 5 काम आपको पता रखने हैं। श्रेणी क्या है कि शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ श्रेणी कहलाता। सीधा प्रश्न सीधा जवाब। श्रेणी के काम क्या थे? तो 5 काम लिखने हैं आपको। व्यापारियों को प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण करना, व्यापार का संचालन, बैंकों के रूप में काम करना, जो प्रॉफिट होता है उसको बांटना, और कई बार जो लाभ का कुछ हिस्सा मंदिरों या मठों को दान में दिए जाने का भी उल्लेख आता है। अनेक जगह श्रेणियों द्वारा लाभ का कुछ हिस्सा मंदिरों व मठों को दान देने का उल्लेख मिलता है। जैसे मथुरा का जो अभिलेख था, मैंने आपको बताया था, वहां पे सुनारों, लोहारों, बुनकरों आदि की जो श्रेणियां थी, उन्होंने मंदिर या मठ को दान दिया था। ये विवरण हमें मिलता है, ये आपको पता रखना है। तो इसमें हमने क्या देखा? एनबीपीडब्ल्यू कपड़ा उत्पादन के 2 केंद्र, वाराणसी उत्तर भारत यूपी के अंदर, ये उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर ये मदुरई दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर। ये आपको पता रखना है। और उसके बाद में श्रेणी क्या थी और श्रेणी के कार्य लिखिए इसको। इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं, जो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा।